3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जेके बुक्स एजुकेशन। सो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आता है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर की वेटेज आती है 6 मार्क्स की। अगर हम 6 मार्क्स की बात करें, हमारे लाइफ प्रोसेस कितने मार्क्स का था, 8 मार्क्स का। उसमें हमें क्या देखने को मिलता था, हमारे लॉन्ग आंसर्स। वो एक ऐसा चैप्टर था जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करके वो मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करके 6 मार्क्स जो है आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ आते हैं 5 टॉपिक्स जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला आता है नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है, नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने बात करनी पड़ती है न्यूरॉन्स की, है ना। सेकंड आता है इसी से लिंक्ड करके रिफ्लेक्स सेक्शन, ओके, रिफ्लेक्स सेक्शन। थर्ड आता है हमारे पास प्लांट्स के हार्मोन, और फोर्थ आता है एनिमल के क्या, हार्मोन्स। और फिफ्थ आता है हमारे ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये 5 टॉपिक, इन्हीं 5 टॉपिक से हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ है एंड हमें सिर्फ यही प्रिपेयर करने हैं। इसमें से मैंने तो आज तक कोई लॉन्ग आंसर नहीं देखा। हाँ, लॉन्ग आंसर बन सकता है, लाइक आपके नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के बारे में पूछ लिया जाए, रिफ्लेक्स सेक्शन के 3 आंसर्स ज्वाइन करके आपको पूछ लिया जाए, जैसे ABC करके, तो हाँ वैसे आपका लॉन्ग आंसर बन सकता है। बट इससे बाहर आपको कुछ प्रिपेयर करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी जो हम कवर अप करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है। तो अब हम रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो चलो हम एक इंट्रो ले लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अगर आप सोचो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स स्पॉन्टेनियस एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक्ट करते हैं, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ ब्रेन के कंट्रोल में हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। विदाउट ब्रेन के हमारी बॉडी ऑर्गन जो है वो हिल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचो कि अगर हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज ही नहीं होगी, सिंक्रोनाइजली वर्क ही नहीं करेगी, बिना किसी प्लानिंग के वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अपनी मर्जी से काम करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आंखें हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी आइज की, लेग्स की, कि अगर देखो हमारी जो आइज है वो किसी और डायरेक्शन में देख रही है और हमारी लेग्स जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक लेग जा रहा है लेफ्ट जगह और एक लेग जा रहा है राइट जगह, तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी? क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारी बॉडी काम कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट्स व्हाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है। विदाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी कोई भी काम जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने बेसिकली पढ़ना है न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स ही हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती है। बेसिक यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, दैट इज न्यूरॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके साथ जो एक एक्शन आता है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। आधी तो नहीं है बट ऐसे लिख लो आप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, नहीं स्पॉन्टेनियस नहीं, सिंक्रोनाइज्ड एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स टुगेदर एक्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट दिस हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी एक्ट नहीं कर सकती। और हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन्स, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में। देखो अब हम बात कर रहे थे ना रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में, तो रिफ्लेक्स सेक्शन का जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में सेवरल टाइम्स देखा गया है, लाइक डिफरेंट वेज में हमें पूछा जाता है। समटाइम्स ये हमें डिफरेंशिएशन के वे में पूछा जाता है, ठीक है। समटाइम्स इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एंड समटाइम्स डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड इसकी डायग्राम भी पूछी जाती है, ठीक है।
अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिना सोचे समझे हम करते हैं, लाइक विदाउट थिंकिंग। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन ले लेती है हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स जो है वो पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के होता है। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, समटाइम्स हम किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं। ठीक है, हम किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं एंड हमारा हाथ जो है सडनली पीछे हो जाता है। हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सोच सके कि पीछे करें नहीं करें, हमारा सडनली रिफ्लेक्सली हमारा हाथ जो है वो पीछे हो जाता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम किसी टेस्टी खाने की बात करते हैं या हम उसकी स्मेल लेते हैं तो हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा आ जाता है, हमारा जो माउथ है उसमें पानी आ जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट हमारी आईज में पड़ जाती है और हमारी आईज जो है ऐसे बंद हो जाती है, तो वो भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन ही है। अगर हम डेफिनेशन देखो रिफ्लेक्स एक्शन की, ये मेजरली ना 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी क्या होता है, इनवॉलंटरी वो चीज होती है जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक है, अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स है किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई के। अब ये बता दूं सेंसरी स्टिमुलाई क्या होती है। कोई भी आपको स्टिमुलाई होती है कि जिसके रिस्पॉन्स में हम एक्ट करते हैं, वो चीज होती है स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारी बुक में भी है चुई प्लांट की। ठीक है, अच्छा नाम है ना चुई प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। जब हम उसको टच करते हैं, उसके जो क्या कहते हैं उसकी जो छोटी छोटी लीव्स होती है, ऐसे लीव्स होती है ना उसकी, ऐसे, तो वो लीव्स जो है वो ऐसे बंद हो जाती है। तो वो प्लांट क्या है, प्लांट हमारा क्या है, हमारा प्लांट जो है वो तो विक्टिम है ना, और हम उसके लिए सेंसरी स्टिमुलाई है, हम उस पर एक्ट कर रहे हैं, तब जाके वो हमें रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, वो जो विंग्स हैं उसके, जो उसकी लीव्स हैं उसको वो बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, विदाउट द विल ऑफ द एनिमल। अब एनिमल की विल नहीं होती है, फिर भी ये चीजें जो है हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग आइज व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइट इज फ्लैश। अब हमारी आंखें, जब हमारी स्ट्रॉन्ग लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें क्या है, बिना हमारी विल के बंद हो जाती है। ठीक है, अब हमारा हाथ जो है, जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तब भी हमारा हाथ जो है विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स थी रिफ्लेक्स एक्शन की, ये थी डेफिनेशन थी रिफ्लेक्स एक्शन की, एंड आपको डायग्राम भी याद रखनी है रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लाइक अब हम देखते हैं हमने कितने क्वेश्चंस जो है कवर अप कर लिए। रिफ्लेक्स एक्शन से मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, वो आते हैं आपके, नंबर फर्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन इटसेल्फ, दैट इज इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करने, इसके एग्जांपल्स ये हमने कर ली। ठीक है, सेकंड आता है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस, ये आ गया। थर्ड हमारा आता है रोल क्या है, ब्रेन का रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन। नंबर फोर्थ क्या आता था, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिसेंटली आया है एमसीक्यूज की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम देखो, अब हमने रिफ्लेक्स एक्शन तो पढ़ लिया, रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, उसी से हमारा क्या है, हमारा पूरा पाथवे हमें समझ आ जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, आप हमें बताएं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है सडन एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हमारा सडन एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, सडन एक्शन होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स। ठीक है, हो तो ये न्यूरॉन्स के निगरानी में हो रहा है ना, न्यूरॉन्स के कंट्रोल में हो रहा है। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक आपकी चीज आती है रिसेप्टर्स आते हैं। ठीक है, एक आती है आपकी स्टिमुलाई आती है। ठीक है, एक आती है आपके इफेक्टर्स, ये चीज आ गई। एक चीज आपको याद रखनी है न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स एक आते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, एक आते हैं आपके मोटर, एंड थर्ड हमारे पता नहीं कौन से होते हैं। हाँ ठीक है, आपको मोटर न्यूरॉन ही याद रखने।
अच्छा, अगर हम बात करें रिसेप्टर्स के बारे में, रिसेप्टर्स क्या होते हैं जो हमारी उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल्स हमारी आईज, ईयर, स्किन, ठीक है। और स्टिमुलाई क्या होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में सडन चेंज होगा, जो सडन चेंज होगा ना उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, सडन चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उस छुई में प्लांट की एग्जांपल दी थी ना, उसके लिए स्टिमुलाई थी हम वो अपने आराम से खुल के खिल के बैठा हुआ है और हम जाके सीधे उसको टच कर रहे हैं तो उसके लिए वो सडन चेंज होगा, ठीक है। कोई भी उसको मतलब डिस्कम्फर्ट चीज जो है वो हमारे लिए होती है स्टिमुलाई, ठीक है। इफेक्टर क्या होती है, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हमारे हाथ वगैरह मूव तो करेगा ही ना, तो इफेक्टर हम किस बॉडी पार्ट पे वो चीज इफेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारी मसल्स वगैरह होगी, ठीक है, ये सारी जो है इफेक्टर है। अब देखना हमारे जो हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है, एक आता है सेंसरी, एक आता है मोटर एंड एक जो होता है उसको बोलते हैं रिले, ठीक है। अब जो हमारा सेंसरी होता है, सेंसरी का क्या काम होता है, सेंसरी रिसेप्टर जो होता है जो स्टिमुलाई को सेंस करता है, स्टिमुलाई को लेके जाता है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। ये जाता है फ्रॉम द स्टिमुलाई टू ब्रेन तक जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड आप लगा लो, वहां तक ये जो है सिग्नल्स पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये ब्रेन से सिग्नल लाते हैं टू द इफेक्टिव एरिया लगा लो या लगा लो इफेक्टर्स को, ठीक है। अब रिले क्या होते हैं, रिले एक ऐसे न्यूरॉन्स है जो दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, ब्रेन को भी एंड जो हमारा स्टिमुलाई है उन दोनों के बीच में रिले करते हैं, बीच में होते हैं। तो ये चीज़ आ गई आपके रिसेप्टर्स, ये सब आ गए आपके रिफ्लेक्स एक्शन के कंपोनेंट्स आ गए, रिफ्लेक्स एक्शन के क्वेश्चन आ गए। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है हमारा पाथवे, हमें उसके बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ाने का यही था कि आपको पाथवे जो है वो याद हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं हमारी स्टिमुलाई को, ठीक है। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे अब स्टिमुलाई तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन लगा लो, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे, अब सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे सिग्नल्स। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारा जो हमारा सिग्नल है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ जाएगा हमारा, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टिव एरिया में लाने के लिए कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन टू कहाँ, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टर्स, ठीक है। ये सब चीजें हो गई हमारे पाथवे होगी रिफ्लेक्स एक्शन की, ठीक है। पाथवे, अब देखो पाथवे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को हम पता क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये चीज होगी रिफ्लेक्स आर्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जो प्रोसेस, जो पाथ फॉलो करता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का हमने पूरा प्रोसेस भी बता दिया कि सबसे पहले स्टिमुलाई आती है, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर कौन सी होती है, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारी स्किन, ये सब हो गए रिसेप्टर्स के बाद जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो स्टिमुलाई को ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड लगाओ, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जब हमारा पूरा रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है उसके बाद हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हुआ क्या, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से सीधा कहाँ जाता है, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टिव एरिया में सिग्नल भेजते हैं कि अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको हाथ पीछे करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके बाद सीधे कहाँ चल जाते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल्स होगी मसल्स वगैरह, ठीक है, ओके। अब देखना हमारे ये भी हो गई, हमारा पाथवे भी हो गया। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन जनरली ब्रेन की मर्जी के बिना होता है, स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन से होता है। एंड जो वॉकिंग है, वॉकिंग तो हम वॉलेंट्री करते हैं ना,
तो यही डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में लिखना है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने न्यूरॉन पे, हमारे न्यूरॉन के सिस्टम्स पे। ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे थे अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। लाइक अगर हमें न्यूरॉन के बारे में पूछा जाए और हमें उसकी डायग्राम के बारे में पूछे, उसके फंक्शन के बारे में पूछे जाए, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लाइक इट कम्स इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन, सो इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की नीड तो नहीं है। बट हाँ, अगर आपको न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल के बारे में अगर पूछा जाता है, तो आपको एक रफ डायग्राम तो आनी चाहिए बनाना, एंड अलॉन्ग विथ इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, लाइक एक्सन हो गया, माइलिन शीट, इनके आपको फंक्शंस के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, ये मैंने न्यूरॉन के डायग्राम बनाई है, इससे भी अच्छी डायग्राम आपकी बुक में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल। क्या बोलते हैं, नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम का। विदाउट नर्व सेल हमारा नर्वस सिस्टम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। लाइक जैसे किडनीज में जो हमारा नेफ्रॉन होता है, के बिना किडनीज वर्क नहीं कर पाती है, वैसे ही हमारी नर्व सेल के बिना हमारे नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को, जो उसके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसको मैं लेबल करूंगी लाइक दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। दिस इज डेंड्राइट्स। दिस इज होल, ये हमारी है सेल बॉडी। ठीक है, ये अंदर से आता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके अंदर तो आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब ये जो बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे न्यूरॉन को, हमारे नर्व सेल को। एंड ये जो अंदर से होती है, ठीक है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एजेम बोलते हैं। एंड ये जो हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारे जो नर्व सेल की एंडिंग्स होती है, इसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, आप देखना, जो हमारे नर्व सेल्स होता है, नर्व सेल को हम साइटिंग भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना हमारी होल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे, देखो जब भी हम किसी चीज को, लाइक किसी भी, इसको मैं टच कर रही हूँ तो आई कैन फील इट कि हाँ मेरी किसी बॉडी पार्ट के साथ, मेरी स्किन के साथ कोई चीज़ टच हो रही है। यहाँ से क्या होता है, जब ये टच होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलाई मिल गया। अब यहाँ पे मेरे जो होंगे ना, लाइक यहाँ पे फिंगर की टिप पे मेरे पता क्या प्रेजेंट होंगे, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। डेंड्राइट्स प्रेजेंट हो गए, यहाँ से मेरे डेंड्राइट ने स्टिमुलाई ली कि हाँ कुछ टच हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, वो सेल बॉडी में गया। सेल बॉडी के बाद वो एक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता गया, लास्ट में वो आया नर्व एंडिंग पे। ठीक है, नर्व एंडिंग पे जाके हमारा जो दूसरा नर्व सेल है, यहाँ पे दूसरा नर्व सेल होगा, इसके एंडिंग के साथ ही हमारा दूसरा नर्व सेल होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नर्व सेल होगा, नर्व सेल की हो गई डेंड्राइट्स। ठीक है, अब जो हमारी नर्व एंडिंग होती है और जो नए सेल की डेंड्राइट्स होती है ना, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, समझ आ रहा है, साइनेप्सिस बोलते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो एक स्टिमुलाई की वजह से पड़े, ठीक है, हमारी बॉडी में जाके जब नर्व एंडिंग आते हैं ना, वहां पे क्या कन्वर्ट हो जाता है, स्टिमुलाई के बीच में वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे वो जो है कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में। अब जो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुए, फिर वो नर्व एंडिंग में आए डेंड्राइट्स के थ्रू, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में वो कन्वर्ट हो गए। एंड ऐसे थ्रू आउट जब तक मेरे ब्रेन तक वो बात पहुंचती नहीं कि इसने एक पेन को मार्कर को टच किया, तब तक ये नर्व जो है वो वर्क अपना करते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, रफली तो मैंने बता दिया। अब देखो इसकी जो आपको इसके फंक्शन के बारे में लिखना है, वो कुछ इस तरह से कि लाइक नर्व सेल या साइटन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आप ये भी लिख सकते हो केमिकल सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट करता है थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो एक्वायर्स करते हैं इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स की मदद से ही हमें इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक्शन जो होते हैं डेंड्राइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली होती है उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कहाँ तक करते हैं, हमारी नर्व एंडिंग तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, नर्व एंडिंग को हम क्या बोलते हैं, एट टर्मिनल ब्रांचेस, ये टर्मिनली ब्रांचेस निकली है ना, द इंफॉर्मेशन इज पास टू केमिकल स्टिमुलाई एट साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होती है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जब टर्मिनल ब्रांचेस में हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, पहुंचते हैं, तो वहां पे वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। साइनेप्सिस फॉर फॉरवर्ड ट्रांसफर, आगे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए वो वहां पे केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये तो काम करना ही बंद कर देता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, फिजिक्स की भाषा में। और जो हमारी केमिकल होती है ना, केमिकल, जो हमारे केमिकल सिग्नल्स होते हैं उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आई थिंक कि आ सकता है ये एमसीक्यूज में, बिकॉज हमारे बोर्ड का भी थोड़ा लेवल जो है हाई हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल और केमिकल वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनमें यही है कि आपके जो एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन तक जो भी आपको सिग्नल ट्रांसफर करना होगा, पहले तो वो इलेक्ट्रिकली आएगा, दैट इज एक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे आएगा, फिर बीच में क्या हो जाएगा, वो न्यूरोट्रांसमिट के बेसिस में आएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएगा जिसके थ्रू क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जो है हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारे रिफ्लेक्स एक्शन एंड न्यूरॉन के लिए। अब जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जनरली दो ही टॉपिक्स बच गए हैं, दैट इज हार्मोन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हार्मोन से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है, अब हम वो देखेंगे। मेजरली आपको इसमें जो याद करना है, जो आपके एग्जाम्स में आता है, वो है प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स, ठीक है। अगर हम प्लांट हार्मोन्स, पहले हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सके और इजीली हम इसको कैसे मेमोराइज कर सके। तो अगर हम बात करें हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं थ्रू विच वन पार्ट टू अनदर सिग्नल्स का ट्रांसफर हो सके, सिग्नल का ट्रांसफर हो सके, ठीक है, वेदर इन ह्यूमन और इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में प्लांट हार्मोन्स की नीड क्या है, क्यों प्लांट्स में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो प्लांट्स में, देखो हमारे पास प्लांट्स में नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है, ना ही उसमें कोई नर्व सेल होता है जो सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सके। दैट्स वाई हमारे प्लांट्स में उसकी ग्रोथ के लिए, उसके मूवमेंट के लिए हार्मोन्स होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। हार्मोन्स को जो है नर्वस सिस्टम या किसी और ग्लैंड्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम की होता है टू द टारगेटेड ऑर्गन, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स के, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेयरली चार ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस जगह पे वो एक्ट करते हैं, इफेक्टर पार्ट कौन सा उसका, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे याद रख सकते हैं एंड कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखना, नंबर फर्स्ट आता है ऑक्सिन, ठीक, नाम सुना सुना लग रहा है ऑक्सिन, ओके। सेकंड आता है आपका जिबरेलिन। थर्ड आपका आता है साइटोकाइनिन। अब देखो ऑक्सिन आपका क्या है, ऑक्सिन आपका प्लांट हार्मोन में है ग्रोथ हार्मोन। प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है प्लांट्स में, इसकी पोजीशन कौन कौन सी होती है, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है। उसी वजह से अगर ये शूट पे प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ कराएगा, है ना, अपाइकल पे प्रेजेंट होगा लाइक इन दिस वे, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो लाइट की वजह से इसकी ग्रोथ कराएगा लेंथ में, एंड ये शूट के टिप पे भी प्रेजेंट होता है सो दैट रूट्स भी डेवलप करती हैं, ठीक है।
थर्ड इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एक, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलता है एंड जियोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और जियो मतलब ग्रेविटी। अब बात सुनना, जब प्लांट जो है लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसका मतलब उसमें फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। एक फोटोट्रोपिज्म होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जब लाइट सीधी आपके प्लांट पे पड़ रही है एंड वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, दैट मींस वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अगर वो लाइट की डायरेक्शन से उल्टी साइड वो ग्रो कर रहा है तो इट मींस वो नेगेटिव शो कर रहा है। अब पॉजिटिव ट्रोपिज्म की एग्जांपल है हमारे पास, हाँ, प्लांट जो सीधे ग्रो करते हैं वो पॉजिटिव, एंड नेगेटिव की ये है कि जो रूट वाली साइड पर जो ग्रोथ होती है वो उसकी नेगेटिव आ गई, नेगेटिव एग्जांपल आ गई। वैसे ही जियोट्रोपिज्म होता है, दैट इज ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करना, ठीक है। अगर ग्रेविटी के साइड जो हमारा प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, वो पॉजिटिव शो कर रहा है। अगर उसके अगेंस्ट शो कर रहा है दैट इज पॉजिटिव। लाइक प्लांट जो है ग्रेविटी के अपर साइड ग्रो करते हैं, लाइक ऊपर वाली साइड, तो वो हमेशा कौन से शो करते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। एंड जो रूट्स हैं वो हमेशा शो करते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ये दो फिनोमेना जो है इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से फोटोट्रोपिज्म भी शो करते हैं एंड जियोट्रोपिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। अब जिबरेलिन की बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम ग्रोथ में, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है एंड उसकी वजह से स्टेम की इलोंगेशन होती है, ठीक है। स्टेम जो है हमारी बड़ी होती हैं। इसका एक और फंक्शन है, ये फ्रूट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हेल्पफुल इन फ्रूट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। प्लस पॉइंट ये है इसका कि सीड जर्मिनेशन, जब हमारे कोई सीड जर्मिनेट नहीं होते ना तो उसको हम जिबरेलिन में डाल देते हैं। आपके बुक में सिर्फ यही है, स्टेम की इलोंगेशन, जब स्टेम इलोंगेट होती है तो जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन या साइटोकाइनिन्स को हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, इसको हम नाम भी देते हैं द सेल डिवाइडर। सेल की डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा साइटोकाइनिन एंड इसको हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में। होपफुली आपने टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा, जहाँ पे हम एक सेल लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें इसको डालते हैं, साइटोकाइनिन इसको देते हैं और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी इसको चाहिए होता है वो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। एंड उस एक छोटे से सेल की वजह से हम पूरा एक पेड़ भी बना सकते हैं, लाइक होल ट्री हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास कौन सा आता है, साइटोकाइनिन हो गया, हाँ। अब आता है इनहिबिटर। ये जो तीन हमने पढ़े ना, these 3, ये जो है ये होते हैं प्रोमोटर, ठीक है। प्लांट के प्रोमोटर होते हैं, ग्रोथ हो गई, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स कह लो या कह लो इनको प्रोमोटर कहते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास आता है कि इनहिबिटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनहिबिटर कौन सा है, ठीक है। द इनहिबिटर दैट इज एब्सिसिक एसिड, ABSCI, एब्सिसिक, स्पेलिंग तो ठीक है ना, ABSCI, हाँ ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसको हम ABA कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है ABA। इसकी मेमोरी टिप ये है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑलवेज ब्रिंग अरेस्ट, ठीक है। दैट इज, ये हमारा आ गया स्टॉप हार्मोन। अब स्टॉप किसको करेगा भाई, ग्रोथ को। ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ ये प्रमोट नहीं करेगा। जहाँ पे एब्सिसिक एसिड आ गया वहां पे हमारी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। और प्लांट्स में इसको हम पता क्या नाम देते हैं, इसको हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स दैट इज ABA, एब्सिसिक एसिड। एक और हार्मोन है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन याद कर लो, इथिलीन।
ठीक है, बिकॉज हमें ये याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। फ्रूट्स की राइपनिंग में जो कच्चे फ्रूट होते हैं उनको राइपन करने के लिए इथिलीन यूज होता है। ठीक है, ये सारे आगे हार्मोन्स, ये आपके आगे प्लांट हार्मोन्स। अब देखना एग्जाम्स में क्या पूछेगा, एग्जाम्स में ये पूछेगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है, ऑक्सिन प्लांट्स में क्या प्रमोट होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता ऑक्सिन आ गया, प्रमोटर आ गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और मतलब ग्रोथ हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल है शूट एंड रूट के ग्रोथ में, दैट इज ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इज प्रेजेंट ऑन द अपाइकल ऑफ शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट, दैट इज it is also responsible for phototropism and geotropism in plants, that is पूरा क्वेश्चन बन गया। अब देखो जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन जो है ये भी हमारा प्रोमोटर है, स्टेम की इलोंगेशन, स्टेम को लंबा करता है, दैट इज फिर से क्या हो रहा है, ये पेड़ की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पार्ट इसका आता है फ्रूट की ग्रोथ में भी है, सीड जनरेट जब नहीं होती है तो हम उसको जिब्रेलिन में डाल देते हैं तो फिर वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, साइटोकाइन जो होती है सेल डिवाइडर है, इससे क्या होता है सेल की डिवीजन होती है एंड इसकी एक एग्जांपल हमने दे दी टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब देखो इनहिबिटर की बात आती है। इनहिबिटर में आता है तो इनहिबिटर में आता है ABA एब्सिसिक एसिड। इसको हमने मेमोरी टिप देखी कि ऑलवेज ब्रिंग ए रेस्ट, दैट इज स्टॉप हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लांट्स में। ठीक है, इथिलीन हमने जो है ऑप्शनली देखा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये फ्रूट की राइपनिंग में यूजफुल होता है। ठीक है, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं अपने हार्मोन, अपने एनिमल हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि प्लांट हार्मोन्स को हम पता क्या बोलते हैं, फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं फाइटो। ठीक है, जो अच्छा लगे। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने एनिमल्स के हार्मोन के बारे में। ठीक है, एनिमल्स के हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ एनिमल हार्मोन्स इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखो एनिमल्स के हार्मोन में क्या होता है, एनिमल्स में हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, नर्व सेल नहीं है, ना ही ब्रेन है, तो उनमें ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एनिमल्स में क्यों, बिकॉज देखो नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह, ठीक है, और जो हमारे ग्लैंड वाले एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें तो एंजाइम भी नहीं होते, लेकिन जो हम एनिमल्स हैं हमें एंजाइम वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन्स की क्या ज़रूरत है, एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, वो डक्ट वाले होते हैं। ठीक है, थ्रू डक्ट ग्लैंड्स के थ्रू वो सीक्रेट होते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या होता है, वो सीधे ब्लड में सीक्रेट होते हैं, ब्लड के थ्रू सीक्रेट होते हैं, सीधे अपने टारगेट पे जाके वो रिएक्टर मतलब रिएक्शन दे देते हैं, सीधे अपने इफेक्टर पे जाके इफेक्ट डालते हैं, सो दैट जो भी हमारी कंडीशंस है, जो भी हमारे में चेंजेस हो रहे हैं वो सीधे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है, लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये सब, इन सब चीज़ों के लिए। सो दैट्स व्हाई हमारे लिए हार्मोन्स जो है वो ज़रूरी है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें, मेजरली 5 हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स हो गया, एड्रेनलिन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में, ये सब हार्मोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमें इसको किस तरह से लर्न करना है, सो दैट किस तरह से मास्टर करना है, सो दैट हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में हमें ये सब चीज़ें भूलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, लाइक जो ये हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, थ्रू नर्व सेल्स, एंड प्लस होती है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंडर आता है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम हमारे हार्मोन्स वगैरह का है। ठीक है, अब देखो एनिमल्स के हार्मोन सबसे पहले आता है पिट्यूटरी, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये सबको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन होता है एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में कौन सा था, ऑक्सिन था, साइटोकिनिन था, जिबरेलिन था, ये था। ठीक है, अब इसकी लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, ब्रेन में, ब्रेन की इसकी लोकेशन क्या आ गई, ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं
एंड इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका क्या है, यहाँ पर मिल गई थी फंक्शन। फंक्शन इसका है कि ये क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है पिट्यूटरी के बाद आता है आपका थायराइड ग्लैंड। Thyroid gland is responsible for the secretion of thyroxine. ठीक है, अब देखो थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो अगर थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, हर साल आता है, थायराइड ग्लैंड को भी छोड़ के जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें आयोडीन खाना क्यों ज़रूरी है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है ना कि वाई आयोडीन इज नेसेसरी इन आवर सॉल्ट। बिकॉज आयोडीन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आयोडीन से क्या सिक्रेट होता है, हमारा थायरोक्सिन, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो सिक्रेट होता है, जो कि रेगुलेट क्या करता है, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखता है। सो दैट्स वाई हमारे लिए थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन बहुत नेसेसरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, गले के पास एकदम गोइटर हो जाएगा। एंड गले के पास होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसकी लोकेशन क्या आ गई बेटा, नेक आ गई। ठीक है, नेक आ गई, हमारी गर्दन। अब देखना, अब थायराइड के बाद कौन सा था, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, अब एक एड्रेनल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड तो बहुत मजेदार है, पता है कहाँ होता है, ये किडनीज पे होता है, इसकी लोकेशन होती है किडनीज, ये आपकी किडनी। ठीक है, अब इसके ऊपर ये हो गया, दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड, किडनी में बताया था ना मैंने। हाँ, एड्रेनल ग्लैंड। अब इसका क्या काम है, इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं हमारी बॉडी में। तो इसका मेजरली क्या होता है, ये जो सिक्रेट क्या करता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या नाम है, ADRENALI, एड्रेनलिन हार्मोन। अब क्या होता है, जब भी हमारे स्ट्रेस या फियर की कंडीशन होती है ना, तो ये एड्रेनलिन सिक्रेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट और बीपी जो है एलिवेट हो जाता है, ऊपर चले जाता है, दैट इज इंक्रीज हो जाता है। इसमें जो है एड्रेनलिन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, जो भी बोलना बोलो। ठीक है, बट एड्रेनलिन इज इमरजेंसी हार्मोन इन आवर बॉडी। ठीक है, अब पैनक्रियास से क्वेश्चन आते हैं, पैनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन अगर खत्म हो गया बॉडी में, सिक्रेट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, एब्डोमेन में होता है ये इंसुलिन। ठीक है, अब देखो जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तब उसको इंजेक्शन देते हैं, किसके देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ताकि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे, दैट इज मेंटेन रहे। ठीक है, दैट इज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात देखना, जरा सुनना कि अगर हमें क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब थायराइड से दो ही क्वेश्चन आते हैं कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जितना भी हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, थायरोक्सिन अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गोइटर। थायरोक्सिन को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए हमें, सॉल्ट, आयोडीन चाहिए। आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, गोइटर हो जाएगा। अब आयोडीन नहीं होगा, गोइटर हो जाएगा। गोइटर क्यों हो, क्योंकि थायरोक्सिन हमारे बॉडी में सिक्रेट ही नहीं हुआ, दैट इज इंटरलिंक्ड है। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाओ, है ना। अब आप 10th में आ गए हो, तो ये ऐसे मतलब ट्रिक्स हैं इसको याद करने की। एड्रेनल ग्लैंड
कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी में। किडनी में कहाँ? यहाँ पे, मतलब अपर साइड ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होता है। इमरजेंसी हार्मोन जब भी हमें स्ट्रेस वगैरह कंडीशन होती है तो एड्रेनलिन हमारी बॉडी से सीक्रेट हो जाता है, तो हमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट होगा, बीपी वगैरह वो सारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। पैनक्रियास देखो, पैनक्रियास में सीधी सी बात है इंसुलिन प्रेजेंट होता है, डायबिटीज इसी की वजह से होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। अब अगर इसका क्वेश्चन आ गया कि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा, अगर इंसुलिन नहीं होगा मेरे भाई तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है मेंटेन नहीं रहेगा, हाई चले जाएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बंदे को क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ओके। अब एक दो हार्मोन्स ऐसे हैं जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरीज में देखने याद रखना, यहाँ पे ओवरीज में क्या सीक्रेट होते हैं, ओवरीज दैट इज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। अच्छा, ओवरीज की वजह से हमारे में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने रिप्रोडक्शन में। और टेस्टिस दैट इज मेल में कौन सा होता है यार, टेस्टोस्टेरोन। अपने टाइम में हमेशा स्पेलिंग लिखते थे इसके। अच्छा, अब देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जितने भी फीमेल के फीचर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस जो भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेल के फीचर्स, जो एक मेल के फीचर्स होते हैं जैसे डीप वॉइस हो गया, हेयर्स हो गए बॉडी पे, मसल्स वगैरह, उसके लिए हमारे जो मेल्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये आपके आगे हार्मोन। अब हम बात करेंगे जो हमारे क्लास 10th में क्वेश्चन आता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्क्राइब करने का, हम वो कवर करेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार ये देखा गया हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। लाइक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो पढ़ा, ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये सब चीजें ये मैनेज करता है। लाइक कैसे, पता कैसे, ब्रेन के पास सिचुएटेड है ये। तो जब जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ठीक है, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड ही उसको कॉल करेगा कि भाई थायरोक्सिन रिलीज कर दे, हाँ, ये आगे से बोलेगा हाँ कर दो तो वो रिलीज कर देगा। ठीक है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले आ गया ग्रोथ हार्मोन। क्या आ गया, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन को हम GH से भी सिंबलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट किसकी होगी, बोन्स के एंड मसल्स के। ठीक है। अगर बोन्स एंड मसल की डेवलपमेंट नहीं हुई तो हम तो छोटे रह जाएंगे ना, जैसे मैं रह गई। अच्छा, ये आ गया फर्स्ट। और सेकंड, देखो अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। किसके बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं मैटरनिटी हार्मोन। मैटरनिटी हार्मोन को कहा जाता है। स्पेशली क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर स्टिमुलेटिंग द growth of mammary glands in females during pregnancy। ठीक है। बेसिकली प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल कि जो फीमेल्स में ब्रेस्ट वगैरह होती है प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बाद हमारे पास आते हैं थर्ड, FSH। इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। हार्मोन, हाँ हार्मोन। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। अब देखो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ना, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है
एंड फीमेल्स में जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, फीमेल्स में क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ओवरिन फॉलिकल क्या होते हैं इसको हम रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ आता है TSH। इसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। इसको हमने पीछे पढ़ा, ये क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है। अब देखो फिफ्थ हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये क्या करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ के टाइम में यूट्रस की यूट्राइन लाइनिंग की जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन कराता है। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब हमारा ऑल्सो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो लैक्टेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो हमारी फीमेल्स में जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मिल्क की जो इजेक्शन होती है वो भी ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। So that is all about कि oxytocin is responsible for the uterine contraction during the childbirth and ejection of milk in lactation process। ये lactation वगैरह क्या होता है, ऑक्सीटोसिन अच्छा है, ऑक्सीटोसिन का क्या वर्क है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन अवर रिप्रोडक्शन चैप्टर। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतना ही चैप्टर है ये, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।